हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो पेंडिंग रह गए थे जून 16 के। तो इसमें मैं आपको हर आर्टिकल का समरी बताऊंगा और उसी के साथ कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो बताने की कोशिश करूंगा। हमारा जो भी एनालिसिस है इट इज बेस्ड ऑन ऑफिशियल सिलेबस ऑफ यूपीएससी सीएसई एज वेल एज स्टेट पीसीएस का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसके हिसाब से है। इसी के साथ जो पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है प्री और मेंस के, वो चाहे आपके यूपीएससी के हो या फिर स्टेट पीसीएस के हो, उसके लिहाज से है। और हमारे टीम का जो खुद का अपना एक्सपीरियंस है प्री मेंस और इंटरव्यू का एज वेल एज सिलेक्शन का, प्लस आपका जो यूपीएससी और एपीएससी हो या फिर अदर स्टेट पीसीएस का जो आपका एक्सपीरियंस है उसके लिहाज से हम चीजें आपको बता रहे हैं। ओके, तो बाकी जो भी हमारे क्लासरूम से जुड़ना चाहता है, चीजों को फाउंडेशनल लेवल से सीखना चाहता है, तो वो हमारे एकेडमी में एडमिशन कर सकते हैं। फीस काफी अफोर्डेबल है और इसी के साथ आपको कोर्स के साथ रेगुलर टेस्ट फॉर प्री मेंस दिया जाएगा, आंसर राइटिंग कराई जाएंगी, फिर आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा फॉर ऑल दी जीएस पेपर। ओके, और इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है। जो ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं वो इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी में भी एनरोल कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है 6002417488। तो आपको अगर कोई चीज और डिटेल में जाननी हो फर्दर तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा हमारा सिर्फ एक ही ऑफिशियल नंबर है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल, एन ऑल्टरनेटिव नेशनलिज्म। तो अभी इसमें हम एक आइडिया, एक थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे जो है कि नेशनलिज्म। तो अभी नेशनलिज्म क्या होता है, अगर आप एकदम सिंपल वर्ड में कहें तो अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। उस बिलोंगिंगनेस से क्या होता है, आपका नेशनल सेंस ऑफ नेशनलिज्म आता है। तो अभी समझ लीजिए कि जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है उसका फैक्टर्स बहुत सारा हो सकता है। लैंग्वेज एक फैक्टर हो सकता है, एक तरह के लैंग्वेज बोलने वाले लोग जो है आपका यूनिटी फील कर सकते हैं, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस फील कर सकते हैं, या फिर सेम रिलीजन के जो लोग हैं, ओके, या फिर सेम एथनिसिटी के जो लोग हैं। तो जो नेशनलिज्म का फैक्टर है वो बहुत कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है मॉडर्न टाइम्स में, उसका अगर हम सर्च देखें तो ये इसका सर्च यूरोप में हुआ था। तो यूरोप में आज के समय अगर आप देखें तो डिफरेंट जो कम्युनिटी है या फिर लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप है उनका खुद का एक एक नेशन है, आप कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के पास फ्रेंच है, जर्मन स्पीकिंग लोगों के पास जर्मनी है, स्पेनिश स्पीकिंग लोगों के पास स्पेन है, पोर्तुगाल स्पीकिंग लोगों के पास आपके पोर्तुगीज स्पीकिंग लोगों के पास पोर्तुगाल है। तो उसी तरह से क्या है, आपका यूरोप में नेशनलिज्म का सर्ज हुआ था। ओके, और उसमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के तहत देश को बनाया गया था ताकि एक ग्रुप ऑफ पीपल का जो आपका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, सोशल इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, उसको फुलफिल किया जा सके। बट अगर आप देखिए जो कॉलोनियल नेशंस थी, ओके, जो कॉलोनियल पावर के अंडर में थी, उन्होंने जब आपका नेशनहुड का जो सेंस आया उसके बाद जो देश बना, तो अभी फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया को ही देखें तो इतना डाइवर्स कंट्री है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट एथनिसिटी है, डिफरेंट रिलीजन है। तो हमारे देश का जो नेशनलिज्म का बेस है वो क्या है, वो आपके मन में सवाल बन सकता है। तो हमारे देश का जो नेशनलिज्म का फर्स्ट अगर आप बेस देखें तो नंबर 1 ये है कि जो कॉलोनियल पावर्स थी उन्होंने जो एक्सप्लॉयटेशन हमारे ऊपर किया, जो अत्याचार हमारे ऊपर किया, जिसको हमारे देश के लेंथ एंड ब्रेथ में डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट लैंग्वेज स्पीकिंग ग्रुप सभी ने एक ही तरह से फील किया। तो उसी ने हमारे अंदर क्या किया, एक सेंस ऑफ नेशनलिज्म का सर्च लाया, और उसी सेंस ऑफ नेशनलिज्म की वजह से, उसी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की वजह से हमने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया एंड फाइनली हमने एक देश पाया इन 1947 15 अगस्त। ओके, मॉडर्न सेंस में अगर आप देखें तो ऐसे तो हमारा देश का जो सेंस ऑफ नेशनलिज्म है वो आप क्या कर सकते हैं, एंशिएंट समय से भी ट्रेस कर सकते हैं, क्योंकि कल्चरल जो नेशनलिज्म है इंडिया का वो बहुत पहले से ही है कि सभी डिफरेंट लोगों के, जो डिफरेंट कल्चर के लोग हैं उनका मिलजुल के रहना, एक दूसरे को आपका इज्जत करना। ओके, सर्वधर्म संभाव का जो एक आपका इथोस है उसको मान के चलना। ओके, तो ये आप देख सकते हैं कि आपके एंशिएंट समय से ही है। तो इसीलिए जो कल्चरल नेशनलिज्म है वो इंडिया में बहुत पहले से ही है, मतलब सिंस इट्स इंसेप्शन। बाकी जो आपका मॉडर्न नेशनलिज्म है या फिर पॉलिटिकल सेंस ऑफ नेशनलिज्म, वो आप कह सकते हैं कि वो हम जब ब्रिटिशर्स आए, मॉडर्न एजुकेशन,
प्रेस का डेवलपमेंट हुआ, उनके जो एक्सप्लॉयटेटिव इकोनॉमिक पॉलिसीज थे, इन सभी फैक्टर्स की वजह से हमारा जो नेशनलिज्म है वो ग्रो करने लगा और हमने पॉलिटिकल राइट्स डिमांड की, सेल्फ डिटर्मिनेशन डिमांड किया और फाइनली हमने अपना जो आज़ादी है उसको उसको अचीव किया बाय 1947 15 अगस्त। तो अभी आपको इसमें ये तो समझ में आ गया कि नेशनलिज्म क्या है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है। और सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही फैक्टर हो, बहुत सारे फैक्टर काम कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अभी इसमें क्या है, ये जो आर्टिकल है इससे आपको कौन से पॉइंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपके जो यूरोपियन नेशनलिज्म है, इंडियन नेशनलिज्म है, उसके बीच क्या डिफरेंसेस है, ओके, या फिर क्या सिमिलैरिटी है, ऐसे क्वेश्चंस बन सकता है। क्योंकि पहले आपका क्या है, इंडियन वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म एंड वेस्टर्न वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म के ऊपर आपको डिफरेंसेस पूछे गए थे। फिर आपका ऐसे में कोई नेशनलिज्म के ऊपर कोई टॉपिक आया तो उसमें आप इन चीजों को लिख सकते हैं। प्लस आप एथिक्स में अगर क्वेश्चन बनता है तो अभी नेशनलिज्म क्या होता है, ये अगर एक्सेसिव हो जाता है, अल्ट्रा हो जाता है, लाइक जो आपके जर्मनी में जो था, ओके, जीयू के अंडर में, तो वहां पे जो जर्मन नेशनलिज्म का सर्च किया था बाय जीयू, वो आपका निगेटिव सेंस ऑफ नेशनलिज्म था जो लोगों के अगेंस्ट हेट्रेड फैला रहा था, माइनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट, जो जीयू थे उनके अगेंस्ट हेट्रेड फैला रहा था। तो उस नेशनलिज्म को हम कह सकते हैं जिंगोइज्म या फिर अल्ट्रा नेशनलिज्म, जो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। ओके, ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ क्या है, जो आपके डिफरेंट हमारे पर्सनालिटीज है, लाइक गांधी जी है, फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी है, तो इन्होंने नेशनलिज्म के बारे में क्या कहा है, इनका क्या ओपिनियन रहा है। तो अभी अगर आप देखें रविंद्रनाथ ठाकुर जी के बारे में, तो उनसे आपको पता चलेगा कि उनका जो सेंस ऑफ नेशनलिज्म था वो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव था। वो इंटरनेशनलिज्म में बिलीव रखते थे, क्योंकि एक्सेसिव नेशनलिज्म क्या करता है, आपका लोगों के अगेंस्ट हेटरेट फैलाता है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटेन से जो रूलर हमारे देश में कॉलोनियलिज्म जिन्होंने स्टैब्लिश किया, उनको लगता था कि वो सबसे सुपीरियर रेस के हैं, पढ़े लिखे हैं और हमें बारबेरिक समझते थे। तो ये क्यों था, बिकॉज ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म था। तो नेशनलिज्म जो है वो सही है, लेकिन अल्ट्रा नेशनलिज्म, जिंगोइज्म सही नहीं है, जो देश में क्या करता है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट करता है, एक दूसरी कम्युनिटी के अगेंस्ट हेट्रेट फैलाता है, और ये आपका सही नहीं है, और दूसरे को बारबेरिक ठहराता है, तो वो सही नहीं है। तो इसीलिए सेंस ऑफ नेशनलिज्म आज के दिन में अगर देखें तो आप इंडिया का जो आपका सेंस ऑफ नेशनलिज्म है, जो बेस्ड है ऑन मल्टीकल्चरलिज्म, ओके, मल्टीकल्चरल जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर बेस्ड है। तो इन सभी चीजों को आपको समझना जरूरी है। और ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि नेशनलिज्म का धारणा मन में रहने से आपका स्टेट होना जरूरी है। नेशनलिज्म पहले आता है, उसके बाद क्या होता है, स्टेट की धारणा आती है कि हमें एक पर्टिकुलर जगह चाहिए जिसमें हमारा अपना गवर्नमेंट होगा, और उससे हम क्या करेंगे, अपने जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस के जो पर्सन है उनके साथ हम अपने देश को चलाएंगे अपने हित के लिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल 1948 के पहले अगर देखें तो जीव पीपल का कोई नेशन नहीं था, लेकिन जीव के ऊपर जो एट्रोसिटी ढाया गया बाय हिटलर, उसके बाद क्या हुआ, उनके अंदर एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आया, और उसके बाद उन्होंने डिमांड किया कि उनको भी एक स्टेट मिलना चाहिए, और उसी तरह से उनका क्या हुआ, एक नेशन स्टेट बना। तो उनका नेशनलिज्म पहले आया, उसके बाद स्टेट आया। ओके, बट ध्यान रखिएगा, कहीं ऐसा भी होता है कि पहले स्टेट आता है उसके बाद नेशनलिज्म आता है। फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर देखें तो मॉडर्न सेंस ऑफ जो नेशनलिज्म है वो कैसे आया, पहले हमारे पास स्टेट तो था ही, हमारा खुद का जमीन था, टेरिटोरी था ही, लेकिन जो मॉडर्न सेंस ऑफ नेशनलिज्म था, यूनिटी थी फॉर पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, वो नहीं था, तो वो बाद में आया बिकॉज ऑफ एट्रोसिटीज बाय द ब्रिटिशर्स। ओके, तो इन सभी चीजों को आपको बारीकी से समझना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि आप तभी अच्छा आंसर लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको जैसे कि कहा समरी में बताऊंगा या इन ब्रीफ समझाऊंगा, तो मैंने इन ब्रीफ आपको चीजें समझाई। अभी आप जब इसको पढ़ेंगे ना तो चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। ओके, अभी ध्यान रखिएगा, हमारे देश में जो नेशनलिज्म है इट इज बेस्ड ऑन मल्टीपल फैक्टर्स। ओके, इट इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन रिलीजन। लेकिन जब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, डिफरेंट तरीके से अपने आइडियोलॉजीज को दर्शाती है, तो उसमें जो फैक्टर्स ऑफ नेशनलिज्म है उसमें कभी क्या होता है, उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। वही चीज इसमें मेंशन किया गया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट 2 आर्टिकल है जो आपके इकोनॉमी के ऊपर डिस्कस कर रहा है। ओके, स्पेशली आपके मॉनिटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी के ऊपर। तो अभी ध्यान रखिएगा, आपका हमारा देश का जो मॉनिटरी पॉलिसी है
कि मार्केट में कितना आपका मनी का सप्लाई होना चाहिए, कब सप्लाई को आपका सक किया जाना चाहिए, कब सप्लाई को बढ़ाया जाना चाहिए, मतलब लिक्विडिटी को बढ़ाया जाना चाहिए, वो डिसाइड करता है बाय मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी। ओके, जिसको एमपीसी कहा जाता है। ये एमपीसी ये आरबीआई में है। ओके, आरबीआई का पार्ट है ये। तो ये एमपीसी डिसाइड करती है कि कब मॉनिटरी जो फ्लो है उसको बढ़ाना या घटाना है थ्रू आपका रेट कट। ओके, तो अभी हाल में हमने देखा कि एमपीसी ने जो 6 मेंबर बॉडी है, ओके, जिसमें 3 गवर्नमेंट के आपके नुमाइंदे रहते हैं और 3 आपके रिप्रेजेंट करते हैं फ्रॉम आरबीआई, तो वो डिसाइड करते हैं रेट को, रेपो रेट को। तो रेट जब कट किया जाता है तो इसका मतलब है कि आरबीआई चाह रही है कि मार्केट में पैसे ज्यादा से ज्यादा आपके फ्लो हो, जिससे क्या है, जो इन्वेस्टर है उनको पैसे मिले, जो कंज्यूमर है उनको भी कंज्यूम करने के लिए पैसे मिले। इसके अलावा आ जाता है 2 नंबर फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी हो गया जो गवर्नमेंट लेती है। ओके, जो गवर्नमेंट लेती है, किसके जरिए लेती है, बजट के जरिए। तो बजट के जरिए टैक्स कट देना। ओके, तो टैक्स कट देना मतलब क्या, लोगों के हाथ में पैसे ज्यादा देना। और टैक्स को बढ़ाना मतलब क्या, जो मार्केट में लिक्विडिटी है उसको घटा देना टैक्स के जरिए। फिर आपका सब्सिडी बढ़ाना मतलब मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना, और सब्सिडी घटाना मतलब मार्केट में लिक्विडिटी घटाना। तो इन सभी चीजों से क्या होता है, हमारा देश का जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होता है। तो अभी इसमें क्रिटिसाइज किया गया है कि आरबीआई ने रेट कट किया। ओके, आपका 6.5 था, अभी उसको लाके 5.5 में रख दिया, मतलब अभी जो लोन लेंगे उसमें 5.5 के हिसाब से आपका इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो इससे क्या है, लोन सस्ता हुआ। इट मीन्स है, जो गाड़ी खरीदना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं, वो सस्ते में लोन ले सकते हैं। तो गाड़ी खरीदना चाहेंगे, घर बनाना चाहेंगे, तो मार्केट में डिमांड आएगा। डिमांड आने से क्या है, जो मैन्युफैक्चरर है उनको भी लोन लेना पड़ेगा ताकि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा सके। तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर बढ़ाई जाए तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, हाथ में पैसे आएंगे। तो मार्केट में अगर हाथ में पैसे आए तो मार्केट में डिफरेंट गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, और उससे क्या होगा, इकोनॉमी चालू होगा। लेकिन इसमें क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि रेट कट कैनॉट शिफ्ट ग्रोथ गियर। तो ग्रोथ का गियर हम फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आपको अगर सस्ते में लोन मिला, ओके, ध्यान रखिएगा, सस्ते में अगर बिजनेसमैन को लोन मिलता है तो जरूरी नहीं है कि वो इन्वेस्ट करेंगे। उसके लिए और भी फैक्टर डिपेंड करता है, लाइक देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसा है, कि आप पैसे ले लिए, आपको क्या है, बहुत ज्यादा पैसा आपको घूस खिलाना पड़ता है परमिशन निकालने के लिए, फिर रास्ते नहीं है जिसमें आप सामान पहुंचा सकते हैं। ओके, फिर कच्चे माल की असुविधा है, अलग देशों से इंपोर्ट करना पड़ता है। फिर अगेन इंटरनेशनल एरिना में आपका क्या है, एक वॉर लाइक सिचुएशन है, वेस्ट एशिया में देखे तो क्राइसिस है, आप फिर यूरेशिया रीजन में देखे तो क्राइसिस का माहौल है, फिर आप बांग्लादेश में देखें तो क्राइसिस का माहौल है। तो इन सभी क्राइसिस के माहौल में क्या होता है, बिजनेसमैन को अगर चीप लोन भी दिया जाता है तो वो बिकॉज ऑफ दिस शॉर्ट ऑफ अनसर्टिनिटी लोन को अवेल नहीं करते हैं। ओके, तो इसमें डोमेस्टिक और इंटरनल फैक्टर्स बहुत सारे हैं। तो इसीलिए क्या है, इंटरनेशनल फैक्टर्स को तो हम बहुत दूर हैंडल करना हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन डोमेस्टिक फैक्टर्स को हम हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, एजुकेशन को ठीक करना, लोगों को स्किल देना, स्किल वर्कफोर्स बनाना, फिर जो रॉ मटेरियल्स है उनका अवेलेबिलिटी को बढ़ाना ताकि इंडस्ट्री को एक्सपेंड किया जा सके। तो उन सेक्टर्स में काम करने के बारे में इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है। ओके, ध्यान रखिएगा, ये जो दूसरा आर्टिकल है इसमें कहा गया है कि आपका हमारा देश में जो इन्फ्लेशन है वो 4% रहना चाहिए, प्लस माइनस 2% हो सकता है, मतलब मैक्सिमम 6 तक जा सकता है और माइनस में लास्ट 2% तक आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो 4 से ऊपर गया तो उसको हम कहेंगे इन्फ्लेशन, 4 से नीचे गया तो उसको कहेंगे हम डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन मतलब प्राइस आपका बढ़ रहा है, डिफ्लेशन मतलब प्राइस घट रहा है। तो अभी मार्केट में प्राइस घट रहा है। ओके, तो इससे क्या है, लोगों का परचेसिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, तो लोग परचेस ज्यादा करेंगे, और उसमें उसके ऊपर क्या किया है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने लोन का इंटरेस्ट रेट भी घटा दिया है ताकि कंज्यूमर भी लोन ले सके, इन्वेस्टर्स भी लोन ले सके। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है एक्चुअल में, जबकि आपका देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन फेल हो गया है टू 2.82%। ओके, फिर भी क्या है, मार्केट में डिमांड जो है, जो कंज्यूमर का डिमांड है वो बहुत कम है। ओके, तो इससे टेकल करना जरूरी है, और मार्केट में डिमांड कम है क्योंकि लोगों के पास परचेसिंग जो पावर है वो नहीं है। तो लोगों का जो परचेसिंग पावर है उनको आपका स्किल देके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके उसको बढ़ाना जरूरी है, तभी इकोनॉमी बूस्ट कर सकता है। तो वही सभी चीजें इसमें मेंशन की गई है। ध्यान रखिएगा, एक इंटरनेशनल फैक्टर भी इसमें काम करते रहता है। इंटरनेशनल लेवल पे अगर आपका हालत अगर खराब हो, ओके, तो गुड्स का आना
आपका इंटरमीडिएट गुड्स, मतलब अभी कार बनाने के लिए आपको बहुत डिफरेंट तरह की चीज चाहिए, तो वो हो गया इंटरमीडिएट गुड्स, तो वो आपका नहीं आते हैं। फिर क्रूड ऑयल का जरूरत है, नेचुरल गैस का जरूरत है, उसके उसको भी लेके एक अनसर्टेनिटी है। फिर एक्सपोर्ट मार्केट जो है उसको भी लेके एक अनसर्टेनिटी है बिकॉज ऑफ टैक्स टेररिज्म और बाय टेरिफ ट्रेड बिटवीन टू नेशन लाइक चाइना एंड यूएसए। ओके, तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है अबाउट आईबीसी। तो आईबीसी क्या है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जिसको 2016 में लाया गया। अभी ध्यान रखिएगा आईबीसी को क्यों लाया गया। इंसॉल्वेंसी मतलब जो देवलिया हो जाते हैं, ओके, जिनका अभी समझ लीजिए विजय माल्या, ओके, तो वो इंसॉल्वेंट हो गए, उन्होंने लोन लिया, उसके बाद लोन नहीं चुका पाया, उसको कहा जाता है इंसॉल्वेंसी। तो अभी इंसॉल्वेंसी जब होता है या फिर बैंकरप्ट जो हो जाते हैं, ओके, आपके बैंकरप्ट होना, इंसॉल्वेंट होना मतलब पैसे नहीं चुका पाना। तो अगर देश में जो डिफरेंट बिजनेसेस ने लोन लिया है वो समय पे अगर बैंक को नहीं चुकाते हैं, तो इससे क्या होता है, बैंक को दिक्कतें झेलनी पड़ती है। ओके, बैंक क्या करता है, फर्दर लोन नहीं दे पाता है, और जो बैंक अभी पैसे कहाँ से लाते हैं, डिपोजिटर्स से लाते हैं, तो डिपोजिटर्स भी स्ट्रेस में चले जाते हैं। और जो आपके बिजनेस है वो बहुत सारे बिजनेस जानबूझ के भी डिफॉल्ट करते हैं, जैसे नीरव मोदी हो गया, मेहुल चोकसी हो गया, फिर आपका विजय माल्या हो गया। ये क्या है, जानबूझ के डिफॉल्ट करते हैं इन लोग। ओके, एक आपका पैसा ले लेंगे, समय पे नहीं चुकाएंगे और फिर देश छोड़ के भाग जाते हैं, तो इससे क्या होता है, इंसॉल्वेंसी बढ़ता है। तो इसीलिए क्या किया गया, आपका आईबीसी कोड को लाया गया कि कोई भी जो बिजनेस है वो अगर आपका जो लोन है, जैसे आपका 1 महीने में चुकाना पड़ता है, 1 महीने नहीं चुका है, दूसरा महीना, दूसरा नहीं चुका है तो तीसरा, तो तीसरे महीने में अगर नहीं चुकाया तो वो बैंक के ऊपर स्ट्रेस आ जाता है। उसी को कहा जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, मतलब बैंक का जो एसेट वो दिया था लोन में, जो आपका उधार लेने वाला था या फिर बोरोअर था, बिजनेसमैन था, उसने नहीं चुकाया, तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी में स्ट्रेस आता है। इवन बैंक भी क्या नहीं कर पाती है, ट्रस्ट नहीं कर पाती है किसको लोन देना है, किसको नहीं देना है। तो इकोनॉमी में एक डिस्ट्रस्ट का माहौल आता है जो इकोनॉमी के लिए सही नहीं है। तो इसीलिए क्या है, आईबीसी को लाया गया ताकि जो कंपनियां डिफॉल्ट कर रही हैं, जो कंपनियां आपकी इंसॉल्वेंसी में है, उनके साथ क्या किया जा सके, आपका इंसॉल्वेंसी को सॉल्व किया जा सके, उनको फिर से देखा जाएगा, पहले बिजनेस को एसेस किया जाएगा। ओके, इसमें अभी आईबीसी के तहत क्या होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होता है, जैसे कोर्ट में लॉयर होता है उसी तरह से। ओके, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, तो वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल क्या करेंगे, बिजनेसमैन और बैंक को बिठाएंगे और बिठा के बातचीत करेंगे कि क्या बिजनेस को रिवाइव किया जा सकता है, अगर किया जा सकता है तो कैसे रिवाइव करना है, क्या बैंक और लोन प्रोवाइड कर सकती है, अगर सकती है तो उसको कराया जाएगा, अगर बैंक एग्री होती है। बोले अगर नहीं होती है तो उसको लिक्विडेट कर दिया जाएगा, मतलब जो एसेट बच गया है उसको नीलाम कर दिया जाएगा। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो पहले सरफायसी एक्ट था तो उसमें बहुत डिले होता था, उसके बाद आईबीसी लाया, लेकिन आईबीसी में भी अभी बहुत सारा स्ट्रेस देखा गया है, बहुत सारे केसेस को पेंडिंग देखा गया है। ओके, बैंक का एनपीए जो है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, नो डाउट बहुत कम हुआ है, लेकिन अभी भी डिजायर्ड लेवल पे नहीं हुआ है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि हमारे देश में जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, ओके, कि बिजनेस को अभी कोई बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसको फटाफट साल भर के अंदर रफा दफा करना चाहिए, ताकि जो आपकी फंसी हुई एसेट है उसको निकाल के फिर अलग बिजनेस में लगाया जा सके। तो उसी के ऊपर ये आर्टिकल बात कर रहा है। ओवरऑल ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंसॉल्वेंसी को कैसे सॉल्व किया जाए, बैंक का जो एनपीए है उसको कैसे ब्रॉट डाउन किया जाए, ओके, जो देश का इकोनॉमिक माहौल है उसको कैसे ठीक किया जाए, उसके लिहाज से मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ओवरऑल आईबीसी के बारे में भी पूछ लिया जा सकता है कि आईबीसी क्या है, ओके, इसमें कितने मेंबर है या फिर इसको कब फॉर्म किया गया था। तो ये सभी चीजें थोड़ा बहुत आप ध्यान से देखिएगा। ओके, तो इसमें कब फॉर्म हुआ था ये सभी चीजें मेंशन की गई है, 2016। फिर सरफायसी एक्ट क्या है, इसको 2000 या 2000 में लाया गया था, मुझे जितना तक ध्यान है। थोड़ा सा इसको आप गूगल करके देख लीजिएगा इस एक्ट के बारे में भी। ओके, और इन फ्यूचर कभी सरफायसी आता है तो मैं कवर कर दूंगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है डीलिंग विद चाइनास कोअर्शन। तो अभी चाइना का कोअर्शन हम कैसे देख सकते हैं। ओके, कोअर्शन का मतलब हो गया दबाव देना। तो अभी आप देखें कि चाइना का जो कोअर्शन है इंडिया के ऊपर, तो आप मिलिट्री कोअर्शन भी देख सकते हैं। ओके, गलवान वैली जो क्लैश था वो हो गया आपका मिलिट्री कोअर्शन, या फिर आपका पाकिस्तान को हेल्प करना, ओके, ताकि इंडिया के ऊपर दबाव बनाया जा सके। देन ये हो गया मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक कोअर्शन। सेकेंडली अगर आप देखें जो कोअर्शन है वो
आप ट्रेड में देख सकते हैं कि अब चाइना क्या करती है, बहुत ज्यादा सब्सिडाइज चीजें बनाती है, गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सब्सिडी देती है उनके जो एमएसएमई है। तो उसके वजह से क्या होता है, बहुत सस्ते दामों में आपके जो चाइनीज प्रोडक्ट है वो हमारे मार्केट में बिकते हैं। और इससे क्या होता है, जो इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट के जो आपके सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर्स है, इनका इंटरेस्ट हार्म होता है। और हम क्या है स्ट्रेटेजिकली इकोनॉमिकली अगर देखें तो डिपेंडेंट हो जाते हैं चाइना के ऊपर। अभी भी चाइना के साथ अगर देखें 120 बिलियन का जो ट्रेड है उसमें हमारा लगभग 60 बिलियन का हमारा डेफिसिट है। ओके, मतलब हम 60 बिलियन कम एक्सपोर्ट करते हैं और ज्यादा इंपोर्ट करते हैं। प्लस जो आपका फार्मास्यूटिकल में जो आपका अभी इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, लेकिन क्या है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में दवा बनाने के लिए जो डिफरेंट एपीआई चाहिए, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो चाइना से ही आता है। फिर जो डिफरेंट तरह के क्रिटिकल मिनरल है उसमें भी हमारे चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डिपेंडेंसी है। तो इन सभी चीजों को हमें घटाना जरूरी है। प्लस अब अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में भी देखें, डिफरेंट आप प्लेटफॉर्म में, वो चाहे एससीओ हो, ब्रिक्स हो, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो, फिर आपका आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, इन सभी में चाइना का जो कोऑर्सिव पॉलिसी है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। फिर अगर आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव देखें इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, तो उसमें भी चाइना क्या है, एक कोऑर्सिव पॉलिसी अपना रहा है, देश को डेब्ट ट्रैप में फंसा रहा है, इंडिया को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका हमें क्या करना है, आपका जवाब देना है। हमें भी स्ट्रेंथ अपनी बढ़ानी है स्ट्रेटेजिक सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में, क्रिटिकल मिनरल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये समझना जरूरी है। ओके, तो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट 2 आर्टिकल है जिसको मैंने 15 वाले न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी कवर किया था, वेस्ट एशिया अपहीवल। तो वेस्ट एशिया में जो भी आपका इंस्टेबिलिटी चल रहा है, अभी वेस्ट एशिया में जो आपका मेन अपहीवल है, ये है बिकॉज ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टीनियन जो इशू है इसके लिए। तो इजराइल पैलेस्टाइन का जो इशू है, अभी इसमें आप देख सकते हैं कि जो वेस्ट एशिया है 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ओके, इधर आपका सऊदी अरेबिया और यूएई है जो यूएसए का एलाई है। नो डाउट सऊदी अरेबिया, यूएई पैलेस्टाइन का कॉज को सपोर्ट करता है, लेकिन जब यूएसए का एलाई बन जाता है यूएई एंड सऊदी अरेबिया, तो बहुत दूर तक क्या होता है आपका, जस्ट अ मिनट। ओके, जब बहुत दूर तक एलाई बन जाता है तो उससे क्या होता है, वेस्ट एशिया में आपके यूएई और सऊदी अरेबिया यूएसए के साइड हो गए। ओके, यूएसए के हिसाब से वो क्या इजराइल से डील करेंगे। फिर इजराइल के अगेंस्ट और बाकी कौन से देश है जो यूएसए के भी अगेंस्ट है, वो हो गए आपके ईरान। ओके, देन आपके जो लेबनान है, ये सभी रीजन। ओके, ईरान, लेबनान, फिर आपके टर्की भी अगर देखें तो ये सभी देश क्या है, आपके इजराइल के अगेंस्ट है। तो अभी इंडिया इसमें किसका स्टैंड, किसके साथ स्टैंड लेगा। ओके, इवन क्या है ईरान के साथ। वेस्ट एशिया में अगर ईरान देखिए, ईरान का क्लोज प्रॉक्सिमिटी है विथ रशिया एंड चाइना, और हमारा रिलेशन रशिया के साथ भी अच्छा है, यूएसए के साथ भी अच्छा है, ईरान के साथ भी अच्छा है, और आपका इजराइल के साथ भी अच्छा है। क्यों अच्छा है, अभी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वेस्ट एशिया में हमारा इंटरेस्ट 2-3 तरह का है। नंबर 1 हमारा इंटरेस्ट है आपका मिनरल ऑयल या फिर क्रूड ऑयल। ओके, दूसरा इंटरेस्ट है हमारा, बहुत सारा डायस्पोरा यहाँ पे काम करता है। ओके, थर्ड है कि हमारा चाबहार पोर्ट डेवलप होना है ईरान के साथ, जिससे हम कनेक्ट करेंगे विथ सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप। ओके, उसके बाद अगर हम, जस्ट अ मिनट, मैं एक कॉल उठा लेता हूँ। ओके, फिर अगर हम देखें आपका अबाउट इजराइल। ओके, तो इजराइल में भी इंडिया का डायस्पोरा बहुत ज्यादा है जो काम कर रहा है। सेकेंडली, हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी किया है डिफेंस डेवलपमेंट के लिए। थर्डली, इजराइल के साथ ही हमने आपका एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी पार्टनरशिप किया है। तो इसीलिए अभी हमें जरूरी क्या है कि हम अपना जो रिलेशन है, आपके वेस्टर्न एलाइज हो या फिर ईस्टर्न एलाइज हो, ओके, मतलब रशिया और यूएसए, इनके 2 एलाई के साथ, इन दोनों के साथ भी प्लस इनके एलाई के साथ भी हमें रिलेशन अच्छा रखना है। और मिडिल ईस्ट में सीधा सीधा देखें तो हम इजराइल या फिर ईरान किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, हमें क्या करना है, एक आपका स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, एक न्यूट्रल स्टांस अपनाना है। लेकिन इसमें हमें ये मॉरल ड्यूटी भी पालन करनी है कि जो कन्फ्लिक्ट है दोनों देश के बीच में, वो और ज्यादा एस्केलेट ना हो, दोनों के बीच में एक कॉन्फिडेंस आए। क्योंकि आपका ध्यान रखिएगा कि जो इजराइल और ईरान, इन दोनों के बीच में हॉस्टिलिटी बढ़ने का 2 रीजन है। ओके, मोटा मोटा नंबर 1 रीजन ये है कि आपका जो पैलेस्टीनियन कॉज है,
इजराइल में, उसको लेके। दूसरा है कि ईरान आपका क्या कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, ओके, जिसको एज ए थ्रेट परसीव किया जा रहा है बाय इजराइल। तो इसीलिए इजराइल क्या कर रहा है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर रहा है ऑन ईरान। ओके, तो इसीलिए क्या करना है, ये जो भी आपका ट्रस्ट डेफिसिट है और जो भी आपका इशू है उसको समय के साथ टेकल करना जरूरी है, और इसमें इंडिया क्या कर सकता है, अपना लीडरशिप रोल दिखा सकता है। ओके, बाकी चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएंगी। ये जो आखिरी आर्टिकल है ये भी उसी के साथ ही जुड़ा हुआ है, पढ़ेंगे तो ऑयल के बारे में मेंशन किया गया है, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। अगेन मैं थोड़े बाद में 17 जून का जो पेंडिंग एनालिसिस है उसको आपके समक्ष लेके आऊंगा। ओके, तब तक के लिए आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।